सरकार ने कहा है कि जी कि ये जो इस वक्त जो बारिशें हो रही हैं ये आखिरी स्पेल है मानसून्स का, लेकिन दरियाओं की अगर बात करें वसर साहब तो वो अभी तक ये मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है कि मानसून जो है अब अलविदा कह रहा है हमें। बहरहाल ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है पंजनद के मकाम पे इस वक्त इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। वहाँ आज शाम तक 6.5 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा था। NDMA का कहना है कि पीछे से पानी दरियाओं में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा, अलबत्ता रावी, चनाब और सतलुज में जो पानी का बैकलॉग है उसकी वजह से एक दूसरा बड़ा रेला आइंदा 48 घंटे में पंजनद से गुजरेगा और फिर इसका रुख कुद्दू और सखर बैराज की तरफ होगा। मुल्तान के नज़दीक जलालपुर पीरवाला उसे बचाने के लिए आज बिलाखिर शगाफ डाल दिया गया। मुल्तान उस शरीफ रोड पे गिलानी बंद उसे कहते हैं, उसे तोड़ा गया। इस शगाफ के सबब शहर तो बच जाएगा जिसकी 5 लाख आबादी है, लेकिन जिस तरफ शगाफ तोड़ा गया ज़ाहिर है उस तरफ भी बस्तियां हैं, तो अंदाज़ा है कि तकरीबन 80,000 लोग मुतासिर होंगे सिर्फ ये शगाफ टूटने से। लेकिन हुकूमत कहती है कि इनमें से बेशतर को निकाल लिया गया। कुल मिला के हुकूमत का दावा है कि पंजाब में 24 लाख लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल किया गया है। सिंध में बताया गया है कि 15 लाख लोग जो कच्चे के हैं वो मुतासिर हुए हैं, लेकिन उनके लिए जो रिलीफ कैंप बनाए गए थे वो खाली पड़े हैं। उनमें पता नहीं वो क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी अच्छी खबर है कि सिंध में जो बारिशों का सिलसिला था अब मकरान के साहिल की जानिब शिफ्ट हो रहा है। तो ये है। अच्छा हाँ, कराची का अगर मैं आपसे जिक्र करूँ स्पेसिफिकली कराची का, तो DHA से सुपर हाईवे को मिलाने वाला जो मलीर एक्सप्रेस वे है, मुर्तज़ा वहाब जो मेयर हैं उनका कहना है कि उसका जो 20 किलोमीटर ज़ेर तामीर हिस्सा था, ज़ेर तामीर, वो बह गया है। अब उसे ज़ाहिर है दोबारा बनाया जाएगा। जबकि जो मलीर नदी है उसके दोनों तरफ जो कॉजवे है उस पर भी पानी है, तो वो जनरल ट्रैफिक के लिए बंद है। तो जिस तरह अभी आपने बताया कि इस वक्त जो सारा फोकस है वो रेस्क्यू और रिलीफ पर है, और चाहे हम मीडिया वाले हों या आपके नुमाइंदे हों, इस टाइम पे सब एक्टिव होते हैं। मीडिया को इसलिए कि ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही होती है तबाही की, हम जाके पूछ रहे होते हैं कि आपको इमदाद मिली नहीं मिली, टेंट आए नहीं आए, और MNA MPs भी जो हैं वो निकले हुए होते हैं, तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं, अपनी कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। असल जो चैलेंज आता है वो जब रेस्क्यू और रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन का, और उसमें हम मीडिया वालों की भी तवज्जो हट जाती है, हम दूसरे कामों में लग जाते हैं, कोई और क्राइसिस आ जाता है। तो सिंध की भी अभी वसर साहब ने बात की, आपको याद होगा कि 3 साल पहले यहाँ पे जो तबाही आई थी सैलाब की, बारिशों की वजह से, उस वक्त जितने लोग, लाखों लोग अफेक्ट हुए थे, उनका अब क्या बना। तो मौके की मुनासबत से हमने आज स्टूडियो में ज़हमत दी खालिद शेख साहब को, जो कि सरबराह हैं पीपल्स हाउस प्रोजेक्ट के। 3 साल से के बाद क्या हुआ है इसमें, उस पर हम एक नज़र डालना चाह रहे हैं, क्योंकि रिहेबिलिटेशन के वादे बहुत होते हैं, लेकिन क्या उसका असर भी होता है अमली तौर पे या नहीं। तो पहले मुख्तसर मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको अभी दुनिया का सबसे बड़ा तामीर नौ का प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है, और सैलाब से महफूज जो मकानात तामीर किए जा रहे हैं उनमें अब तक 6 लाख बन चुके हैं, उनमें लोग रह रहे हैं, जबकि बाकी जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं। मंसूबे से कोई 1.5 करोड़ लोग मुख्तलिफ अज़ला में सिंध के उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, ताकि ये जो इमदाद मिलेगी घरों की तामीर के लिए, उसमें इनकरेज किया जा रहा है कि वो ख़वातीन को मिले, ताकि वो यकीनी बनाएं कि वो पैसे वहाँ पे लग रहे हों और उनके जो मर्द हैं वो इधर उधर ज़ाया ना कर दें। तो कुल $2 अरब की मालियत का ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ। इसमें फ़ंडिंग है आलमी बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की, और सिंध हुकूमत भी उसमें अपना हिस्सा डाल रही है। तो ये सब मोटी मोटी बातें ये हैं। खालिद शेख साहब, आप पहले भी आए थे हमारे प्रोग्राम में, लास्ट ईयर भी आए थे, और हमने उस वक्त आपसे कहा था कि हम 1 साल के बाद दोबारा रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि मामला कहाँ तक पहुँचा। तो थोड़ा जो मैंने बता दिया उससे आगे ऐड करेंगे कि इस वक्त कहाँ खड़े हैं आप। अभी जो बारिशें हुई हैं, जो सैलाब आया है, वो मकानात रेजिलिएंट हैं, खड़े हैं, या कहीं नुकसान भी हुआ है? नहीं, तमाम मकानात वैसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े हैं जिस तरह पहले थे।
जब वो बने थे, अब तो इस मतलब कुछ मकान को 2 साल हो गए, कुछ पे 1 साल हो गए बने हुए, कुछ अभी भी बन रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो रेजिलियंस गाइडलाइंस हमने दी थी और जो हमने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह प्लान किया था और स्ट्रक्चर किया था, वो उसी तरह से हुआ। मैं ये नहीं कहता कि 80% हमारी रेजिलियंस गाइडलाइंस पर ये घर बन रहे हैं, मैं कहता हूँ 99.99% ये रेजिलियंस गाइडलाइन पर बन रहे हैं। रेजिलियंस गाइडलाइन क्या है? थोड़ा सा ये इंजीनियरिंग टर्म में हम भी बात कर लेते हैं कि हमने सर्टेन गाइडलाइंस तजवीज़ की थी कि जिससे मकान को नुकसान न पहुँचे। मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूँ कि अगर आप आरसीसी की भी छत बनाएंगे और उसमें स्लोप नहीं देते और उसमें बीच में स्लोप देते हैं और पानी में चला जाता है तो वो आरसीसी भी बैठ जाएगा। लेकिन अगर वो लकड़ी का भी बनाते हैं आप या इसका मड का भी बनाते हैं तो और उसको स्लोप देते हैं तो फिर उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। आपको पता है बरतानिया में लकड़ी के और मड के घर होते हैं, लेकिन वो क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपरली होते हैं तो उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह हमने ये कहा था कि 2 फीट ज़मीन से नीचे की बुनियाद किस तरह से होगी, फिर कम से कम 3 फीट हमने प्लिंथ लेवल रखा था। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने 3 फीट से नीचे हम अप्रूव ही नहीं करते हैं उस प्लिंथ को, ताकि उसका मकान इतना ऊपर हो कि पानी उसमें दाखिल ना हो सके। लेकिन मैंने ये देखा कि लोगों ने 4 फीट 5 फीट तक प्लिंथ बनाई, क्योंकि उनकी मेमोरी में बड़ा ताज़ा था कि पानी कहाँ तक पहुँचा था। तो रेजिलिएंट गाइडलाइन से भी ज़्यादा लोगों ने जाके उसमें काम किया। तो इसलिए, और अच्छा दूसरी बात ये है कि हमारा जो MIS सिस्टम है उसमें आप जो 13 लाख हमारे घर ज़ेर तामीर हैं उनका हर स्टेज आप देख सकते हैं। हमारे पास एक डिजिटल हीट मैप है जिसमें अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे दादू में दिखाएं तो मैं दादू में रियल टाइम में आपको दिखा दूंगा कि जी ये घर ज़ेर तामीर है, ये प्लिंथ लेवल पर है, ये लिंटल पर है, ये बन चुका है। इस तरह पूरे सूबे में जितने भी घर बन रहे हैं उन सब को डिजिटली आप देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये आपकी अपनी वेबसाइट? हमारी अपनी वेबसाइट। अभी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको आप इसलिए नहीं देख सकते कि ये बड़ी हैवी फाइल है। अच्छा। मतलब 13 लाख घरों की 13 ज़रब 4 डेटा, बहुत सारा डेटा। तो वो वेबसाइट पे चल नहीं सकता, उसके लिए ये एक अच्छा इंटरनेट हो। अच्छा, मेरा जो है तहफ़्फ़ुज़, एक आम पाकिस्तानी जो कि रस्सी से भी डरता है कि ये जो पैसा है $2 बिलियन या जितना भी है, ये बेसिकली किसके हाथ में होता है, तकसीम कैसे होता है। मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, और सुपरविज़न का क्या सिस्टम है। ठीक, इंटरेस्टिंग जवाब इसका सुन लें कि ये पैसा फॉरेन पैसा है मोस्टली, इसमें वर्ल्ड बैंक का पैसा है, एशियन बैंक पैसा है, वो हमारे फाइनेंस के में आके गिरता है अकाउंट 1 में, वहाँ से नेशनल बैंक पहुँचता है, नेशनल बैंक से हम इन लोगों के अकाउंट खोलते हैं और उनकी पहली किस्त नेशनल बैंक से डायरेक्ट उनके अकाउंट में चली जाती है। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस में तो कोई इंटरफेयर कर ही नहीं सकता। अच्छा, हमने जो SPHF बनाया है, जो ये दायरा है, इसमें सिर्फ 30-35 लोग हैं, ज़्यादा नहीं। ना हमारे कोई रीजनल ऑफिस है, ना कोई हमारे हेड ऑफिस हैं। हमने 5 NGOs हायर की जो वेल रिप्यूटेड हैं, जैसे NRSP, SRSO, थरदीप, सेफको हैंड्स। उनके इंजीनियर, उनके सोशल सेफगार्ड्स जो हमारा बेनिफिशरी है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। पैसे डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाते हैं, खातून के या मर्द जो भी हैं। ज़्यादातर हम ख़वातीन को, जैसा शाजिब साहब ने कहा, हम तरजीह देते हैं। और वो बैंक जाती है, अपना बायोमेट्रिक कराती है, पैसे बाहर निकालती है, उसके बाद मटेरियल ख़रीदती है और सारा प्रोसेस वो शुरू कर देती है कंस्ट्रक्शन का। हमारी इंजीनियरिंग टीम्स जो हैं वो वेरीफाई करती हैं, ऑनलाइन हमें जो है सर्टिफिकेशंस भेजती हैं और ऑनलाइन उनको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। हमारे इस प्रोजेक्ट में आपने बिग 4 का नाम सुना होगा, बिग 4 ऑडिट फर्म्स जो हैं, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG, PwC, ये सारे इस प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। इसके ऑडिट वो कर रहे हैं, वो ऑडिट करते हैं। अच्छा। तो कम से कम 5 ऑडिटर्स की टीम इस प्रोजेक्ट में मौजूद है जो 24 घंटे देखती है। उसके अलावा ये जो ऑडिट टीम्स हैं ये सिर्फ ऑडिट ही नहीं कर रही हैं, बल्कि ये फिजिकली भी जाती हैं और सैंपल करती हैं और जाके देखती हैं कि वाकई घर की सैंपल ठीक है, घर की कंस्ट्रक्शन ठीक है, किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हमारा बेनिफिशरी है उसका इंटरेक्शन किसी से नहीं है। वो SPHF से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, क्योंकि उनका अकाउंट खोलकर हम उनके अकाउंट में पैसे देते हैं, इतना हमारा ताल्लुक है। एक उनका इंटरेक्शन बनता है बैंक में स्टाफ के साथ, जहाँ वो जाके पैसे लेते हैं। दूसरा इंटरेक्शन बनता है उनका SRSO या NGO जो भी है, जब वो सर्टिफाई करने जाती है, जब उसे मिलती है। अदरवाइज वो बेनिफिशियरी किसी से नहीं मिलता। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, हाँ, तो करप्शन के चांस नहीं है। समझ में आ गई ये बात। बंदे हटा दो। आपने कहा कि 3 लाख रुपए में एक घर बन रहा है, एक कमरे का। तो अगर आपका एस्टिमेट ये है, तो ये जो 3 लाख रुपए आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके अकाउंट में, तो इसका मतलब है कि क्या वो खुद अपना घर बना रहा है? और उस घर में जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो क्या दे रहे हैं आप उसे? जी, तो देखिए, इस बात से पहले ये समझना पड़ेगा कि 2022 की बारिशों के बाद हुआ क्या था।
2022 की बारिशों के बाद 21 लाख घर डैमेज हुए और वो सारी पॉपुलेशन रोड पर आ गई। मतलब इतनी बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी थी जिसको हमने शायद सही तरह से कैप्चर भी नहीं किया कि 1.25 करोड़ लोग रोड पर थे। और सबसे पहले जो एक्शन लेना था और जो बिलावल भुट्टो साहब ने जिसका सबसे पहले आदा किया और बार बार कहा कि जी मुझे इनके घर बना के देने, तो उससे हमने पहले उनकी घर बनाए। अब हम उनकी वॉश की फैसिलिटीज़ को सारा बनाने जा रहे हैं। अभी वॉश पे आते हैं। डिज़ाइन आप लोगों का अप्रूव्ड होगा कि इस डिज़ाइन के मुताबिक इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक घर बने, डिज़ाइन पैरामीटर्स है, सही है। तो वो जो मुतासिर है वो उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए क्यों जा रहे हैं? स्पेसिफिकेशन भी मौजूद है। हाँ। तो वो उसका रोल क्या है उस घर की तामीर में? वो 3 किस्तों में जा रहे हैं, वो 4 किस्तों में जा रहे हैं। बताएं। तो उसका रोल क्या है? हाँ, उसका रोल ये है कि जब हम उसको पहली किस्त दें तो उसने प्लिंथ कंप्लीट करनी है, उसने बाजार से मटेरियल खरीदना है, ठीक है, और मैसन हायर करना। हमने 20,000 मैसन्स को ट्रेन किया इसी पर्पज़ के लिए। अच्छा, ठीक है। मैसन्स को वो लेते हैं और अपना घर खुद बनाते हैं। जब वो 75,000 रुपये खर्च करके प्लिंथ बना लेते हैं और हमारे इंजीनियरिंग जो एनजीओस की टीम है वो हमें सर्टिफाई कर देती है कि सही बना है, तो हम सेकंड किस्त भेज देते हैं उसको। ओके, मतलब 1.5 फुट का प्लिंथ बना है तो आप कहेंगे कि रिजेक्ट कर देते हैं वो। अच्छा, हमारे पास पहली किस्त जो है मिसाल के तौर पे पिछले दफा ये बता रहे थे कि उसने नहीं बनाया, जाके मोटरसाइकिल खरीद ली। हाँ, ये मैं भी, ठीक है। तो ख्याल है इनका आपका भी इशारा इस तरफ भी था। उसमें मुझे इनका जवाब याद है लास्ट ईयर का, उन्होंने कहा कि ये शुरू में हुआ, हाँ, हुआ होगा, लेकिन जिन लोगों ने जहाँ पे खवातीन इन्वॉल्व थी उन्होंने जब घर बनाया उनकी छत भी पड़ गई तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि तू घर खो जा कहीं। उनका घर बन गया, तू ये फटफटी जो चला रहा है, तूने हम सबको 70,000 रुपए लेके क्या अकल में? जो सोशल प्रेशर बढ़ता है ना कि यार वो उनका घर बन गया, हम क्यों रह गए, वो आप बताएंगे वो चेंज हुआ एटीट्यूड। शुरू में थोड़ा सा मोबाइल फोन खरीद लिया, उनका घर बन गया। देखिए, शुरू में बड़ी हमें इस बात पे तनकीद का सामना करना पड़ रहा था कि ये सारे पैसे जाया हो जाएंगे, तुम इनको देंगे, ये पैसे खर्च देंगे। बिल्कुल, मैं सच्ची बात बताऊं आपको कि मैं तो इस कम्युनिटी के साथ 3 साल से एंगेज हूँ। इस प्रोजेक्ट से जो ट्रस्ट है ना बिटवीन पब्लिक एंड देयर स्टेट, इट हैज स्ट्रेंथन ट्रेमेंडसली। उसकी वजह कि शुरू में तो उनका ख्याल ये था कि पहले की सारी की सरकार इतनी एफिशिएंट कहाँ है कि दूसरी किस्त भेजेगी और टाइम पे भेज देगी। बस यही मिलना है, इसको पकड़ लो। सेकंड किस्त आई, थर्ड आई, फोर्थ आई और लोगों के घर बनना शुरू हो गए, जैसे शादी साहब ने कहा, तो पीपल वर एट ईज। और आप यकीन करें, हम जितने गाँव में जाते हैं वो कहते नहीं कोई मसला नहीं है, मेरी तीसरी किस्त आ गई, चौथी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। बिकॉज इट इज बड़ी बात है ये एतमाद बहाल करना सरकार के किसी काम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही अनयूजुअल है। क्योंकि सॉरी टू से कि हमारी चाहे ये सिंध की सरकार हो या वैसे भी लोगों को एतबार नहीं होता सरकार जो भी प्रोजेक्ट लेके आती है, क्योंकि वो नालायकियां बहुत है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये हाईलाइट करें, हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे भी हमें लोग कॉल करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप फ़कीर बना दिया। हम उनको बताते हैं कि भाई ये सेफ्टी नेट बहुत ज़रूरी है और इससे लोगों का जो है वो इज़्ज़त नफ्स भी थोड़ा बहाल रहता है, जाके बैंक अकाउंट से खुद निकालते हैं। इस वाले प्रोजेक्ट में ये बताएं कि डिजिटाइजेशन और ये जो बैंक अकाउंट्स खुले हैं उसका क्या इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है? देखिए, सोशल इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि 99% लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं था, सब अनबैंक। आप यकीन करें, दे हैड सीन बैंक्स बट उन्हें पता नहीं था कि ये बिल्डिंग क्या है और ये गार्ड जो खड़ा है ये क्या करता है, इसमें होता क्या है। एंड नाउ दे आर सो कंफर्टेबल द वुमन कि वो कहती है कि नहीं मेरे अच्छा एक दफ़ा वन टाइम तो था नहीं है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा उसने बैंक में जाना था, बार बार जाना था, पैसे निकालने थे। नाउ दे आर वेरी वेरी मच एट ईज, वो जाते हैं बैंक में, जाती है अपने आराम से पैसे उठाती है। तो ये मेरा ख्याल है घरेलू ताल्लुकात भी ठीक रहते होंगे कि चूंकि पैसा ही औरत के हाथ में है, लिहाजा शौहर सेट रहता होगा। पैसा औरत के हाथ में होना चाहिए। मिल्कियत भी हम 9 लाख खवातीन को लैंड टाइटल दे रहे हैं, जो अभी शायद आपने देखा होगा, ये सैलाब में तो जनरली लोग जाते हैं, लेकिन सैलाब से कोई 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो साहब पूरा 1 हफ्ते लाड़काना में जो है वो लैंड टाइटल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मैं उनके साथ था। शेख साहब, मतलब ये वो बलाएं जिसके बारे में हम सुनते थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन कभी उसको देखा नहीं था। हम बात कर रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली की। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट के सरबराह खालिद शेख साहब हमारे साथ हैं। खालिद साहब, ये बताइएगा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि सिर्फ हम एक कमरा नहीं बना रहे, बट अब उसमें इजाफी सहूलियात जो हैं, पानी की, निकासी आब की, सफाई की, उस तरफ भी जा रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे कर रहे हैं। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो हमारा ख्याल था कि हम इसके साथ अटैच बाथरूम्स क्रिएट कर देंगे, लेकिन वी रियलाइज्ड कि वहाँ अर्बन एरियाज़ की तरह कोई सीवेज सिस्टम तो है नहीं, तो वी वेंट फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस इन द स्टार्ट। पहले तो हमने ये सारे घर बनाना शुरू कर दिया और उसके साथ साथ हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में डिजिटल रीसेटलमेंट डेवलपमेंट प्लान बनाए। हमने ड्रोन से सारे एक्सरसाइजेस की और उसके बाद वहाँ जाके सारा एनालिसिस किया और उसके बाद हमने डिजिटल रीसेटलमेंट प्लान्स बना लिए हैं। हम 1000 विलेजेस के बना चुके हैं
और अब हम उनके साथ वॉश इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके 4 कंपोनेंट हैं। हम वाटर सप्लाई इंश्योर करेंगे, सीवरेज सिस्टम बनाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे और चौथा पेवमेंट यानी कनेक्टिविटी विद द रोड्स। काफी बड़ा काम है ये, काफ़ी बड़ा काम है। ये तकरीबन 3 से 4 अरब डॉलर का काम है। ये प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट ईयर ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम 13 लाख घर तो कंस्ट्रक्शन डाल चुके हैं। 5-6 लाख और अगले 3-5-6 महीने में शुरू हो जाएंगे, तो फिर नेक्स्ट 8 और 10 मंथ्स में ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज ये है कि आपको पता है कि इस खत्ते में ओपन डेफिकेशन का बड़ा मसला है जी, और उसी की वजह से स्टंटिंग और हमारे यहाँ जो सारे हजार पोलियो और ये सारे मसले। तो पहली दफ़ा हम क्लोज ड्रेन सिस्टम बना रहे हैं सीवरेज का और वाटर सप्लाई का, ताकि कंटेमिनेशन से हम बाहर आ जाएं और ये हम स्टंटिंग को एड्रेस कर लें। इसलिए पूरी दुनिया हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार है। और जैसे मैं ब्रेक में बता रहा था कि ओपन डेफिकेशन और स्टंटिंग का क्या ताल्लुक है? देखें, ओपन डेफिकेशन है तो वहाँ से जरासीम उठते हैं, खाने में आते हैं वो आपका स्टमक डिसऑर्डर करते हैं, स्टमक डिसऑर्डर करते हैं ठीक। तो अच्छा, ये पूरी स्कीम है, इसमें आपने सैनिटेशन वगैरह का बता दिया। स्कूल और हेल्थ मरकज़ का भी कोई प्रोविज़न है? स्कूल और हेल्थ का, हाँ, अभी हम जहाँ जिस गांव को रीडेवलप कर रहे हैं और वहाँ अगर कोई स्कूल है और उसमें एडिशनल रूम की ज़रूरत है तो वो भी हम उसको शामिल कर रहे हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई तो उसमें इंश्योर कर ही रहे हैं, जब पूरे गाँव की कर रहे हैं तो, और इसी तरह बाथरूम। तो जहाँ जहाँ ये हमारे रास्ते में आता जा रहा है वो तो होता चला जाएगा। लेकिन वैसे बेसिकली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के जरिए कर ही रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट भी। अच्छा, आप क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में गए अज़रबैजान, जहाँ पे आपने शोकेस किया, वहाँ पे सारे मुल्क आते हैं, बता रहे होते हैं कि वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए क्या कर रहे हैं। अभी हम पंजाब में देख रहे हैं इस वक्त जो हिस्टोरिक फ्लड्स आए हैं, इतने लोग वहाँ पे बेघर हैं। तो ये मॉडल अगर आप समझते हैं कि सक्सेसफुल है तो रेप्लिकेट हो सकता है? ये बिल्कुल रेप्लिकेट होगा। देखिए मैं बताऊँ, ये सारे हमारे सिस्टर प्रोविंसेस ही हैं और इसमें बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, इन तीनों के हाउसिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हमारे पास आए हैं, कई दफ़ा आए हैं और ये सारा मॉडल समझ के अभी बल्कि मेरा ख्याल ये कि लास्ट वीक भी उन्होंने फ़ोन किया था जब ये फ्लड था कि हमें बताएं मॉडल क्या है ताकि हम इसको रेप्लिकेट करें। मेरा ख्याल ये है कि मैंने कहीं पहले भी बात की थी कि लोज में कम्पीट करने में तो उम्र गुजर गई है हमारी। लेट्स कम्पीट इन दी हाइज। सारे सूबे एक दूसरे के साथ जो है वो कम्पीट करें, एक दूसरे के साथ मुकाबला करें अच्छाई के लिए, बेहतरी के। ये नहीं कि अगर आप लास्ट है तो चलो मैं सेकंड, लास्ट 2 मैं जीत गया, या अगर मुझसे नहीं हो रहा तो अल्लाह करे आपसे भी ना हो। ये ज्यादा कॉमन है हमारे, मेरी सोच ऐसी रहती है कि हमें अगर हमने 21 लाख घर बनाए और जरूरत है किसी और सूबे में 30 लाख घर बनाने की तो ठीक है। अगर उन्होंने 1500 किलोमीटर के प्रोजेक्ट अभी तक ये डिस्कशन स्टेज पर है शेख साहब, या अभी कोई आगे भी काम निकला है? मेरा ख्याल ये कि प्रोविंसेस अभी आपको पता है जैसे KPK में बड़ी तबाही आई है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें रेप्लिकेट होंगी। हाँ, और ऑब्वियसली थोड़ा सा और हर जगह ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज अप करना होगा, लेकिन वो तो माइनर चेंजेस होती हैं। वॉश भी हम करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये भी एक होगा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको कि सिंध में अब जो प्राइवेट सेक्टर अपने घर बना रहे हैं ना, जो इंडिविजुअल्स जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए थे, वो भी हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक बना रहे हैं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पे। एक तो वही टिपिकल हमारा सवाल होता है कि यार देखें, ये आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, आप कितना श्योर है कि फंडिंग आती रहेगी? क्योंकि फंडिंग पे ही चल रहा है ना। ये सॉफ्ट लोन है ना? ये सॉफ्ट लोन है, ये जो आपको 1 to 2% पर होता है, 40 साल का रिपेमेंट होता है। देखिए मैं इसलिए श्योर हूँ कि जब हमने 21 लाख का प्रोजेक्ट शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ $500 मिलियन थे वर्ल्ड बैंक के। आज वर्ल्ड बैंक के $950 मिलियन हमारे पास हैं। एशियन बैंक ने ज्वाइन किया बाद में $400 मिलियन के साथ, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने ज्वाइन किया, वो लेकर आया पैसे, फिर यूरोपियन यूनियन लेकर आया पैसे, फिर यूनिटो ने हमें ग्रांट्स दी। मेरे पास $7 मिलियन तो ग्रांट्स के हैं जो अगर कुछ ना हो रहा होता तो वो ना आते, तो नहीं आते। अब देख रहे हैं ना कि हम हिस्सा डाल दें यार, ये अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। अब वाश में वो सारे तैयार हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए अगर एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन हो रही हो तो वो भी सुरखरू होते हैं, गवर्नमेंट भी सुरखरू होती है, लोगों का भी बेनिफिट होता है। NGOs के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और मतलब ये चॉइस क्यों थी? क्योंकि उनके ग्राउंड पर प्रेजेंस है क्या? एक तो ये हमने नेपाल में देखा था कि NGOs के साथ उन्होंने काम किया था, बल्कि आज़ाद कश्मीर में जो जलरा आया था उसमें भी NGOs ने काम किया था। आपके पास 3 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए काम करें, जो ज़्यादातर बिजी होते हैं, फिर उनकी इतनी प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं होती, एक प्रोफेशनली मतलब जैसे इंजीनियरिंग स्टाफ उनके पास नहीं होता। दूसरा था कि आप प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करें। तीसरा ये है कि आप NGOs को करें। तो मेरा ख्याल ये है कि ये अच्छा NGOs भी अच्छी और बुरी सब तरह की होती है, लेकिन हमने कोशिश की कि जो टॉप ऑफ द लाइन NGOs है सिर्फ उनके साथ ही काम करें। जैसे सरसों है, हैंड्स है, इन लोगों की NRSP है,
तो ये इनकी रेपुटेशन ठीक है और मैं मुकम्मल तौर पे मुतमईन हूँ। नीचे छोटा मोटी अगर जब कभी भी कोई शिकायत होती है तो हम बैंक मैनेजर्स को भी सस्पेंड करवाते हैं। अच्छा, हम ऐसा हुआ है? बहुत हुआ। बैंक लेवल पे कितने हुए? मेरा ख्याल है कि मैंने कोई 8-10 बैंक मैनेजर्स रिमूव करवाए। उन्होंने पैसे आगे पीछे किए थे? कुछ शिकायत मिली तो हमने कहा हम वो जो है ना सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, तो जब भी शिकायत आती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई सीजर के साथ फिर भी बुरा हुआ फिर भी बुरा हुआ। लेकिन ये कि अगर आप शुरू में ये तय कर लेना कि आपने इसमें कोई आवाज़ नहीं उठने देनी है और हर शिकायत को आपने एड्रेस करना है तो फिर शिकायत आना बंद हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। वैसे सीजर पर मुझे काफी तरस आता है, इतनी बड़ी हस्ती और घूम फिर के सिर्फ सलाद का ही नाम। अच्छा, ये जो अभी स्पेल आया है बारिशों का, इससे आपके जो ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई डैमेज वगैरह? कतई कोई नहीं, बिल्कुल। ये बड़े और ये जो नए मुतासरीन भी पैदा हो गए होंगे ना अब तक? अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है, जब ये यहाँ से गुजरेगा तो देखेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी सिंध में ऐसी कोई रिपोर्ट। पंजाब में ज़्यादा बड़ा इशू है इस वक्त? पंजाब के नंबर्स तो इतने ज़्यादा नहीं मैं देख रहा, क्योंकि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि सिंध में मतलब 21 लाख घर डैमेज हुए। नहीं वो तो हाँ, तो इस तरह का मैं बड़ा नंबर नहीं एक्सपेक्ट करता पंजाब में, लेकिन वट एवर इज द लॉस, उधर कोई कुछ ना कुछ। मेरा ख्याल है कि जैसे आप बात कर रहे थे कोऑप की, वी शुड स्टार्ट टू पे फॉर द इन्वायरमेंट। हम जब तक इन्वायरमेंटल कॉस्ट पे नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर हमें ट्री प्लांटेशन की तरफ और फॉरेस्टेशन की तरफ जाना चाहिए। हम इन्वायरमेंट की छोटी कॉस्ट अगर आज पे कर देंगे तो कल हैवी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगी। बिल्कुल। खालिद शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने किया, और अगले साल फिर बैठेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे मजीद प्रोग्रेस क्या हो रही है। बट बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। 2027 तक है, 28 तक है, कब तक है डेडलाइन? ये क्योंकि 5-6 इसमें डोनर्स हैं, कुछ 27 को खत्म हो रहे हैं, कुछ 28 को। नहीं, आपकी अपनी डेडलाइन 21 लाख हम तो 27 से पहले खत्म कर देंगे। ठीक है।